नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। कुछ ही देर पहले मैं टेलीविजन चैनलों पर ममता बनर्जी की एक बाइट सुन रहा था और वो बता रही थी कि राहुल गांधी जी ने मुझे फोन किया है। उन्होंने कहा है कि हम अभिषेक बनर्जी को हैदराबाद ले जाएंगे, हैदराबाद में उनका उपचार कराएंगे। मेरे पास अखिलेश यादव जी का फोन आया है, उन्होंने भी गहरा कंसर्न जाहिर किया है। तो मैं सीधे जुड़ जाते हैं हम धीरेन्द्र पुंडीर जी के साथ और ये समझने की कोशिश करते हैं। तो धीरेन्द्र जी, जो ममता बनर्जी चुनाव से पहले नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती थी, जो कांग्रेस से सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं थी, जिन ममता बनर्जी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में ये कह दिया था कि मालदा और बहरामपुर, ये दो सीटें जो 2019 में आपने जीती थी, उन पर चुनाव लड़ना हो तो ठीक है, नहीं तो सभी 42 सीटों पर हम कैंडिडेट खड़े करेंगे। वो आज राहुल गांधी का नाम ऑन कैमरा ले रही हैं, मीडिया के सामने ले रही हैं। चलो अखिलेश यादव तो फिर भी उनको चादर वादर ओढ़ा करके आए थे, उनका नाम ले तो समझ में आता है। ममता बनर्जी क्या किसी गहरी चाल में इंडी अलायंस के नेताओं को फंसाने में लग गई हैं? क्योंकि चुनाव हारने के बाद एकदम अलग थलग पड़ गए थे ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी। और जब ममता ने कहा था कि अब तो मैं आजाद परिंदा हूं, पूरे देश में घूमूंगा और इंडी अलायंस के सभी घटक दलों को फिर से खड़ा करेंगे, मजबूत करेंगे, तो किसी ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया था। ये चुप होकर के बैठ गई थी। क्या इन घटनाओं के बाद, और ये कल्याण बनर्जी वाली तो मैं कोई घटना नहीं मानता, इसमें नाटक नौटंकी ज्यादा है, पर इन घटनाओं के बाद क्या ममता बनर्जी को लग रहा है कि जो इंडी अलायंस के घटक दल और उनके नेता चुप करके बैठ गए थे, उनको फिर से साथ जोड़ा जा सकता है? और जो ये सपने देख रही हैं कि अब मैं 5 साल क्या करूंगी बंगाल में बैठ करके, उसको आगे बढ़ाने का एक बहाना इन्होंने ढूंढ लिया है। एक जाल फेंका था जिसमें धीरे धीरे अब इंडिया अलायंस के घटक दलों के नेता फंस रहे हैं। सर नमस्कार, आपको भी और तमाम दर्शकों को भी नमस्कार। दरअसल बड़ा एक खेल, क्योंकि ममता बनर्जी ने जो एक मॉडल क्रिएट किया था, जो उनको लग रहा था कि उनके वो मॉडल उनकी सत्ता को चिर स्थायी कर देगा। उनको ये लग रहा था कि उन्होंने जो गार्गा चटर्जी जैसे लोग खड़े कर लिए हैं, जो बांग्लादेश के गुंडों और हत्यारे मवाली जिहादियों को यूपी बिहार के हिंदुओं से ज्यादा कीमती मान रहे थे। और आप ये सोचिए कि उन्होंने एक ऐसा वर्ग ढूंढ भी लिया था, जो लोग, और जिसमें कौन लोग थे, उनमें आपको प्रशांत गुहा जो ठाकुर था, या इस तरह का, उसका नाम भी मुझे याद नहीं आता पूरा, वो इस तरह के लोग थे जो वहां से भागे हुए थे, जो जिन्होंने अपनी माँ बहन बेटियों की इज्जत के लिए या ओद के लिए वो जान बचाने के लिए भागे हुए थे। वो यहाँ इस देश को समझा रहे थे कि बांग्लादेशी बहुत कीमती है, आप समझ नहीं रहे। वो खुद भाग आए थे, वो वहां रहते तो। अब ममता बनर्जी का वो मॉडल की हवा निकल गई थी, क्योंकि धीरे धीरे अब ये देश के सामने भी आया कि ममता बनर्जी ने जो कोई मॉडल बनाया था, वो कोई मॉडल नहीं था इस देश को तोड़ने की। जो इस देश का जो टुकड़ा करना था, उसका एक पूरा आइडिया का सॉफ्ट वर्जन वो लॉन्च कर चुकी थी और हार्डन वर्जन की तरफ वो बढ़ रही थी। ये सीधे तौर पर दिख रहा। अब आप देखिए कि वो जो इस पर अभिषेक पर जो हमला हुआ, अगर वो उसमें कुछ लोग, ये खबर भी आ गई कि 6 लोग जो पकड़े गए वो उससे पूर्व जो बीजेपी की इसकी टीएमसी की जो पूर्व विधायक वहां से थी, उस कॉन्स्टिट्यूंसी से, उसके साथ रहने वाले लोग थे, या हो सकता है कि वो बीजेपी के समर्थक भी हो, क्योंकि लोगों का बहुत बड़ा गुस्सा है। लेकिन वो गुस्सा इस तरह का नहीं है जैसा टीएमसी ने किया। टीएमसी ने लोगों का, आपने देखा होगा जो जेपी नड्डा थे, उनकी गाड़ी पर जिस तरह का पथराव हुआ, संदेश खाली में जिस तरह का एनआईए की उस पर टीम पर पथराव हुआ, जैसे खगेन मुर्मू पर पूरा सर फटा हुआ, पूरा का पूरा ब्लड से निकलता हुआ, ये तमाम चीजें। और उसके बाद लोगों के जहन में 2021 के वो हैं जिसमें कि लोग सांसद तक, विधायक जो उस पार्टी में शामिल हो गया, दलित जो टीएमसी का था, तो वो इस तरह से सुसाइड उसको दिखाया गया था। उस पर जांच ही नहीं हुई। आप सोचिए कि उसके पैर जमीन पे है, दूसरे हाथ से उनने रस्सी पकड़ी हुई है और वो ऐसे खड़ा है, उससे वो लटक के मर गया।
ये मंडी ग्राम पंचायत जो है जब ये 2021 का है। दो शुभेंदु अधिकारी जब हाँ, जब जीतने के बाद आए थे, तो 2 उनके मई की काफिले बात है। पर अटैक किया गया था। हाँ, 2 मई का है, मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैं तो वो पूरी चीज़ें कवर कर ही रहा था। 2 मई में आराम बाग से शुरू हुआ था ये खेल और आप ये सोचिए कि पूरे बंगाल में उस समय जो हुआ, वो हिंदुस्तान के चुनावी इतिहास में उसको एक डॉक्यूमेंटेड करने की ज़रूरत है। रेप जो जिस तरह से रेप किए गए और आज ममता बनर्जी का वो भतीजा जो डीजे बजाना चाह रहा था, जो देश के केंद्रीय गृह मंत्री को कहता अपने बाप के हो तो, जो ये कहता है कि पूरी केंद्रीय सरकार, आज वो कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, मैं फला जाऊंगा, उसको अचानक याद आ गया। और अभी एक पत्थर, वो जो पत्थर था यकीनन अगर वो पत्थर था जो दिखा, वरना तो ज्यादातर तो अंडे दिखे, एक पत्थर अगर वो था तो उससे चोट लग सकती थी, ये बात मैं मान लेता हूँ कि चलिए, लेकिन बाकी ऐसी कोई चीज नहीं थी, इस तरह का कोई चीज नहीं था जिसको आप ये कह सके कि वो जानलेवा था, लेकिन वो अपने आप को बंगाल टाइगर बता रहा है। अच्छा देखिए, आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो घटना के बाद वहां खड़ा होता है, वहां जहां उसके ऊपर ये हुआ, उसके बाद वो विक्टिम के घर जाता है, जो विक्टिम टीएमसी का गुंडा था, बेसिकली टीएमसी का गुंडा था और उसको हार्ट अटैक हुआ था, उसके बाद उसकी डेथ हुई थी, लेकिन वो उसको लेके, क्योंकि कुछ तो बचाना है, कुछ तो रचना है और कल उनसे पूछताछ होनी है और पूछताछ से बचने के लिए आपको करना, क्योंकि इस पूछताछ में वो बचेगा नहीं, वो जेल जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि वो उसके साइन से वो पेपर गया था जिसमें वो फर्जी साइन के लिए बहरुल इस्लाम बाकायदा बयान दे चुका है। इसके अलावा कई और विधायकों के फर्जी हैं, तो वो उसमें जेल जाना है उसमें, क्योंकि असेंबली सेक्रेटरीट ने वो एफआईआर दर्ज कराई है, ये भी नहीं कि किसी और ने कराई हो, तो उसमें बैक ट्रैक भी नहीं होगा। तो ये सब सारी चीजें हैं, वो उनसे बचने की कहानियां ये रची गई और ममता बनर्जी परिवार इस मामले में बहुत आगे है। ममता बनर्जी ने इसका बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया, तो वो उसी तरह से आपने देखा होगा, ये अभी नया बच्चा है, इसके ओवर एक्टिंग के पैसे कटेंगे, ममता बनर्जी इसको पूरा पैसा नहीं देगी, क्योंकि आपने देखा होगा ऐसे चोट लगी हुई है और यहाँ अंडा यहाँ लगा हुआ, तो ये हाँ, चोट हाँ। यहाँ के जैसे पैर बांधते हुए पता चले, ध्यान ही ना रहे कि पैर इसमें चोट लगनी थी या उसमें चोट लगनी थी। उसके बाद आप उसका पेपर देखिए, वो पेंडी लिखा हुआ है, पेंडी। पेंडी कॉमन है, आपको भी पता है कि गैस के लिए और उसके लिए जब दे देते हैं एसिडिटी, और उसके लिए डॉक्टर जब भी कभी कोई एंटीबायोटिक देते हैं या ऐसी ड्रग्स देते हैं जो एनएसएड होती है, नॉन उसका जो स्टिमोरल, उस सब के लिए वो देते हैं पेंडी, तो लगातार साथ में देते हैं। अब ममता बनर्जी की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो पहुंच जाती है, इस तरह करने लगती है जैसे मतलब पूरा एकदम उसको धमकाने लगती है, इलाज नहीं कर रहे हो, क्यों? क्योंकि वो कह ही नहीं रहे कि सुपरफिशियल चोट है, वो कह रहे इसको भर्ती कैसे करें, फिर वो एक प्राइवेट डॉक्टर, फिर वो चिल्ला के कह रही है कि तुम इलाज नहीं कर रहे हो और तुम मेरे साथ मत आओ, ये सब वो नाटक पूरा करती हैं, फिर आखिर में जाती हैं और वो बाहर निकल के बड़ा एकदम भाषण देती है कि मुझे राहुल जी का फोन आया, राहुल जी का उनको फोन आ गया, जिस राहुल को वो वहां सभा नहीं करने दे रही थी, जिस राहुल को अनुमति नहीं दी गई थी चुनाव में सभा करने की, जिसके लोग सभा की अनुमति मांगते रह गए, उस सब को वो कह रही है कि नहीं साहब, ये जो है हमारे पास ये राहुल जी का फोन आया। और दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग था, चलो राहुल जी का फोन आ गया, वैसे भी वो कल डिसाइड कर चुकी थी बात करके कि वो जल्दी ही इंडी गठबंधन की शायद 1 या 5 जून को यहाँ मीटिंग है, उसमें वो आएंगी। अभी जिस इंडी को वो ये मान रही थी कि वो भिंडी सा बना हुआ ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें वो अब खुद आने के लिए बात कर रही है। उसके बाद इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने अखिलेश यादव जी का ट्वीट भी पढ़ा है, उन्होंने दूसरे नेताओं के ट्वीट पढ़े। जिस समय ये हमला हो रहा है, आप अपने भतीजे के लिए कह रही हो आईसीयू में भर्ती कर रहे हो, उस वक्त आप ट्वीट भी पढ़ रही हैं। ये सारी कहानियां दरअसल उसके ये है, वो ममता बनर्जी शायद ये समझ नहीं पा रही है, क्योंकि एक तो वो कढ़ी खाती नहीं होंगी, जैसे वो नहीं बताते हैं कि माछ और भात ये सब, तो ये यहाँ कढ़ी बनती है हमारे इलाकों में, उनको शायद मालूम नहीं है कि उसपे दोबारा उबाल नहीं आता है। आ गया एक बार, और काठ की हांडी हम लोग दोबारा चढ़ाते ही नहीं क्योंकि जल जाती है, तो वो समझ नहीं रही है कि वो कहानी खत्म हो गई। वो ये जनता का गुस्सा है, और उनके पास मुझे लगता है सबसे बेहतरीन एक्टर जो है, मैं उसको बोलता हूं अपने चैनल पे भी कई बार, मुझे लगता है कि मैंने उत्पल दत्त के बाद बंगाल का एक दूसरा सबसे शानदार एक्टर देखा, कल्याण बनर्जी। हाँ, कल्याण बनर्जी, नो डाउट। मुझे लगता है उसके, लेकिन इस बार ओवर एक्टिंग के पैसे कटेंगे, क्योंकि बॉल लगने से पहले ही गिर गया भाई, बॉल लगने के हाँ, बाद गिरना चाहिए था, ये स्टोरी तो ये होनी चाहिए थी, लेकिन वो पहले ही गिर गया और उसके बाद फोन पे बात करता रहा, तो इस बात के पैसे ममता बनर्जी उसके जरूर काटेंगी, मुझे ऐसा लगता है।
तो उसकी फीस में से कट जाएंगे। हालांकि उसका एक्टिंग जो है वो अच्छी थी, एक शानदार एक्टिंग है, ओरिजिनल एक्टिंग है सर उसकी। तो वो जो है वो भी दिखा रहा है कि हमको चोट लग गई है। जिस जगह वो जा रहा है, जिस जगह उसके चंडी तल्ला, वहां से वो जीता हुआ, वहां आपने देखा होगा लोग काले झंडे दिखा रहे, किसी ने मारने की कोशिश नहीं की, वो ऐसे नाटक कर रहा फिर गिर जाता है। तो ये सब अब ममता बनर्जी का जो थिएटर ग्रुप था, जिसमें एक को एंग्री यंग मैन की एक्टिंग करनी थी कि मैं जला के राख कर दूंगा हिंदुओं को, मैं यहाँ एक इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम बना रहा हूं। फिर दूसरा उसमें छोटा चमचा बनना था, जो जहांगीर खान है, जो हिंदू महिलाओं को रेप कराने के लिए अपने गुंडों की फौज पालता है। फिर उसमें एक ममता बनर्जी है, जो एक हमको याद है बिहार की, उसकी गुजरात की याद है सर, वो पिक्चर भी बनी थी उस पर, बेन एक हुआ करती थी, मुझे दिमाग से नेम निकल रहा है। उसी तरह से वो गॉड मदर भी बन गई थी, वो गॉड मदर हो गई। और उसके बाद उनके पास इस तरह के चमचों की याद है, पुरानी पिक्चरों में राजेंद्र नाथ की जरूरत हुआ करती थी, कैस्टो मुखर्जी की, उसके लिए उनके पास कल्याण बनर्जी है। बाकी जो महुआ मोइत्रा है, जो सैंडल और जूतों के चक्कर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसकी बात सुनने को मिलती रहती है, लिपस्टिक, ये सब, वो इस देश को लोकतंत्र पढ़ा रही है। मैं उसका एक वो देख रहा था, बहुत ही अच्छा, लल्लन टॉप पे वो बैठ के ये बता रही थी, मैं बड़ा हैरान हुआ सर। वो बता रही थी कि देखिए बंगाल में हिंसा तो इनका कैरेक्टर है साहब, हम रेडिकल है। और जो उदाहरण दे रही थी, एक तो उसकी इतिहास की समझ इतनी घटिया है कि उसको ये लग रहा है कि उसने कुछ पढ़ लिया, जेपी मार्गन वार्गन में कहीं नौकरी कर ली, तो वो पूरे देश को आंवला समझ बैठी। वो कह रही देखो बंगाल में लाल बाल पाल है, अरे लाला लाजपत राय पंजाब के हैं, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के हैं, विपिन चंद्र पाल बंगाल के हैं। तो वो तो तीनों राज्यों का हो गया, तो तुम बाकी सब राज्यों में क्यों नहीं हो रहा? और वो सामने बैठा हुआ रिपोर्टर ऐसे, मतलब उसको लग रहा है ये ब्रह्म ज्ञान समझा रही है, और वो इस तरह की मूर्खों की जमात जो पत्रकारिता में घुसी, उसको लगने लगा कि मैं ऐसे जाके दिखा देता हूं तो लोग मेरा। देखो भीड़ एक अलग चीज है सर, इसीलिए आपके साथ हम लोग जब बात करते हैं तो इसलिए पत्रकारिता की करते हैं कि पत्रकार अच्छा या बुरा हो सकता है, लेकिन वो पत्रकार होना चाहिए। ये जो भीड़ एकदम आई है, जो अपने कहानी सुना रही है, उससे कहानी सुन रहा है और उसको लोग लाखों लोग देख रहे हैं। अरे उसको ये नहीं पता है, जब वो गुजरातियों को गाली दे रही थी कि महात्मा गांधी कौन है, उसको ये नहीं पता सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन है, उसको के मुंशी, उसको क्या मालूम है? वो ज्ञान सुन रहे हैं। तो ये जो सयानी बोस है, आज कहां गायब? वो इतनी सयानी है कि उसके इलाके में गया, लेकिन वो नहीं आई निकल के। मुझे तो चिंता ये है कि ये सब भाग गए। कल्याण बनर्जी तो फिर भी दिख रहा। डेरेक ओब्रायन दिखाई दिया, आपने देखा होगा, डेरेक ओब्रायन हॉस्पिटल में दिखा था और वो गंजा नहीं हुआ, तो इतना बड़ा झूठा है वो। ये बताइए, ममता बनर्जी चुनाव हारने के बाद से घर में बंद थी एक तरीके से, अभिषेक भी निकल नहीं रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ये तो एहसास है कि जनाक्रोश है, लोगों में बहुत गुस्सा है, और हत्थे चढ़ गए तो फिर दिक्कत होगी। और जितने कर्म कर रखे हैं इन्होंने बीजेपी लीडरशिप के साथ, और जिस तरह की बकवासबाजी कर रखी है, बयानबाजी कर रखी है, अमित शाह को भी, प्रधानमंत्री को भी नहीं बख्शा इन्होंने। सीआरपीएफ को लगातार ये चैलेंज करते रहे एक तरीके से, चलो वो तो किसी पोजीशन में नहीं है, वो तो सुरक्षा के लिए है। अब जो अचानक ये हुआ है, क्या पता नहीं था अभिषेक को? जो आदमी सत्तारूढ़ दल में रहते हुए 30-30 काफिलों कारों के काफिले में चलता था, सिक्योरिटी इसके घर की यहाँ ऐसी थी कि मेटल डिटेक्टर से गुजरना पड़ता था, बड़े से बड़े नेता और पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को वेट करना पड़ता था, वो मोटरसाइकिल पर बैठ करके पहुंच जाता है। उसको अंदाजा नहीं था कि कुछ हो सकता है। दरअसल इसको हमको ऐसे देखना होगा सर कि दो तरह के, एक तो ये हो सकता है कि ये वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर हो अभिषेक बनर्जी का, लेकिन उसने चूंकि इटिनरी पहले बना दी थी, तो मुझे लगता है कि ये एक कारण भी हो सकता है कि उसने पहले से अनाउंस किया मैं कहाँ जाऊंगा, मैं ये करूंगा। जनरली वो अपने कार्यकर्ताओं के नाम पर भी कर सकता है। दूसरा ये भी है कि लोगों का गुस्सा जरूर है, और वो इसलिए नहीं समझ पाया क्योंकि जैसे मैरी लू आंतोनो को ये याद नहीं रहा कि जिनके पास रोटी नहीं उनको केक खाना चाहिए। तो जिनके पास रोटी नहीं वो केक खाएं, ये उस भूखी जनता को, जब वो फ्रांस की कहते हैं, हालांकि ये कहते हैं मिथ है, मतलब उसने नहीं कहा था, लेकिन अब चूंकि कॉमन पार्लेंस में यही है तो वही है। तो वो जो भागती हुई भीड़ को ये कहती है रोटी नहीं केक खाइए, उसी तरह से इसको ये उम्मीद है
इस आदमी का कोई जमीन से कोई रिश्ता नहीं, क्योंकि इसने कभी चुनाव नहीं जीता। जो अमित जोगी, शायद अजीत जोगी के बेटे का नाम आपको याद होगा, वो जी हाँ। जैसे उसने कत्ल कराने के लिए, क्योंकि इनका जमीन से कोई रिश्ता नहीं होता, ये कभी जमीन का नेता नहीं रहा, ये अपनी बुआ के आतंक के सहारे, और फिर इसने एक आतंक का नेट क्रिएट किया। तो ये जब भी मिला, इसके कमरे में आने वाले अधिकारी अपनी बेल्ट और वो बाहर उतार के आए, इसके घर आने वाले। इसकी गाड़ियों के काफिले में 34 गाड़ियां होती थी मिनिमम, 34, 300, 350 अधिकारी शामिल हुआ करते थे। तो वो आदमी जमीन पर हो ही नहीं सकता। उसको ये लग रहा कि वो बाहर निकलेगा, लोग उसके लिए खड़े हो जाएंगे। वो थोड़े दिन के लिए डरा, जब उसके घर के बाहर पुलिस को इसलिए लगाना पड़ा कि उसको सार्वजनिक यूरिनल ना बना दे लोग। वो इतना जमीन से कटा हुआ है, या वो इतना शातिर होने की कोशिश कर रहा अपनी बुआ के खेल में कि साहब वो जो है सहानुभूति लौट पड़ता। दोनों चीजें हो सकती, क्योंकि ये जो वंशागत, जैसे गौरव गोगोई है, वो गौरव गोगोई वहां सरकार बनाने में लगा हुआ था, आपने देखा होगा। गौरव गोगोई मंत्रिमंडल का गठन कर रहा था, उसको ग्राउंड पे पता ही नहीं था। मैं जब असम में घूमा 4-5 दिन, मैं 4-5 दिन में मैं समझ गया कि यहाँ चुनाव का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ एनडीए इस तरह से आ रही है कि इनको हवा ही नहीं लगेगी, लेकिन उसको नहीं पता था, वो तो वहीं रहता है। हम लोग तो पत्रकार थे, सड़क पे गए। आप देखिए दयानिधि के लड़के को, वो मतलब स्टालिन का बेटे दयानिधि को क्या मालूम, उदयनिधि क्या कर रहा था, आप बताइए। उसको लग रहा था कि ये मैं हिंदुत्व को खत्म कर दूंगा, ये कीड़ा मकोड़ा है, क्योंकि उसको कोई मतलब ही नहीं था। तो ये एक सिस्टम है, ये एक जो याद होगा आपको, अभी हमने अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहे तो थोड़ा बहुत उनको ग्राउंड में रहा हुआ सारी चीजें, लेकिन वो तब चूंकि पिता ने दिया, उसके बाद से अपने दम पे कभी अभी नहीं आए, संघर्ष करते हुए दिखे। ठीक है भाई, पिछली बार एक ऐसा हुआ, लेकिन ये जो तीनों का उदाहरण मैंने दिया, इनमें से तो कोई तपिश अभी दिखी नहीं ना इनको। तो इसीलिए ये यकीन कर सकते हैं कि ये जनता उनका इंतजार कर रही है, वो संघर्षण पे आएंगे और जनता लेट जाएगी। उनको मालूम नहीं है कि अगर पुलिस नहीं हो तो वो सड़क पर हो। मैं इसलिए हैरान हूं कि हम 12 बजे ये बात भी कर रहे थे, मैं, मेरे साथ मेरे गेस्ट थे बंगाल से, तो वो यही बात कर रहे थे कि ये आ नहीं सकता है सड़क पे, आएगा तो अंडे और टमाटर खाएगा। क्योंकि बीजेपी ने हिंसा पर बहुत ताकत से रोक लगा रखी, वरना लोग तो इनसे बदला लेना चाहते हैं, वो सड़क पे निकलना चाहते हैं। जिस बच्ची की बेटी का जिसके सामने रेप किया हो, जिसको नंगा 72 घंटे तक नंगा रखा गया हो, जिस लड़की जिसके 2 भाइयों को कत्ल कर दिया हो, और भीड़ ने उस घायल भाइयों को हॉस्पिटल में ले जाने से रोक के ताकि वो मरे। इस तरह की घटनाएं, जब 321 तो कत्ल है सर, 15,000 तो एफआईआर है, तो वो भीड़ कहां जाएगी, वो नफरत। बहुत सारे लोग तो काउंट नहीं हुए ना, क्योंकि जिनके पत्रकारों को मारा गया, जिनको पीटा गया, उन संख्या कितनी है, वो किसी पार्टी के मैंडेट से थोड़े चल रहे। उनको अगर मौका मिलेगा तो वो इसको ठीक करेंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इनको ये कारण रहा होगा। आपको ऐसा नहीं लगता है कि जिस तरह से नेपाल में पॉलिटिशियंस को दौड़ा-दौड़ा करके पीटा गया था, लगभग वैसा ही गुस्सा ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और टीएमसी के बाकी नेताओं के प्रति अब दिखाई दे रहा है बंगाल में? सिमिलरिटी दिखाई देती है? सर मुझे देखिए, मैं नेपाल तो नहीं कहूंगा, क्योंकि नेपाल में तो एक तो वो देश हमारे बहुत सारी चीजों पे, आईडीए पे काम भी नहीं करता। आपने देखा होगा, वो इतना छोटा सा देश है कि 1.5-2 लाख लोगों की भीड़ बाहर निकल के पूरे देश की ऐसी की तैसी कर देती है। हमारा देश इस तरह से नहीं। हमारे यहाँ 1-1.5 लाख लोगों की भीड़, 2-4-5 लाख लोगों की भीड़, कोई भी नेता भी इकट्ठे कर लेते हैं। और बंगाल का असर केरल पे नहीं आता, केरल का असर अरुणाचल पे नहीं आता, अरुणाचल का असर कश्मीर में नहीं आएगा। एक जनरल मैं बता रहा हूं, लेकिन यहां बंगाल का गुस्सा है। मैं फिर कहूंगा, बंगाल का गुस्सा है। और इस तरह का गुस्सा हमने सर दूसरे किसी राज्य में मैंने तो नहीं देखा। मेरा कैरियर आपसे बहुत कम है, लेकिन मैंने अपने कैरियर में नहीं देखा है सर कि कभी इस तरह का गुस्सा आम जनता में हो। क्योंकि जो वोटिंग का पैटर्न है वो ये बताता है कि ये गुस्सा है। वो एक तरह से, आपने कल एक बात नोट की होगी सर, जब नोटिस दिया गया इसको,
अभिषेक को, क्योंकि कल नोटिस दिया गया, इसने नोटिस पे साइन किया, इसको पहले लग रहा था ये गिरफ्तार करेंगे, इसलिए वो बाहर ही नहीं आ रहा था। लेकिन उन्होंने कहा साहब बाहर आ जाओ, हम तो नोटिस देने आए। तो नोटिस देते हैं, और नोटिस देने के बाद एक इंटरेस्टिंग बात उसने कही, मैंने देखा उसका सारा कि मैं नहीं डरूंगा, और अब 6 एजेंसी हो गई हैं, पहले ये फला एजेंसी थी, अब कोलकाता म्युनिसिपल बोर्ड, सीआईडी और कोलकाता पुलिस, और प्लस पहले ईडी और सीबीआई, वो गिन रहा था। तो उसने कहा कि ये 5 एजेंसी मेरे खिलाफ है। लास्ट में क्या बोलता है, मैं झुकूंगा नहीं, ले मैं देशद्रोही नहीं हूं। यार आज तक मैंने किसी पॉलिटिशियन से ये नहीं सुना, मतलब इन्हें जनरल नहीं कोई बोलता है, वो ये तो बोलता है कि मैं मेरे राज्य के लिए लड़ूंगा और मैं ये नहीं झुकूंगा, लेकिन मैं देशद्रोही नहीं। इसका मतलब है उसके भी हाइंड ब्रेन में ये चल रहा है कि उस बंगाल की जनता उसको मानती क्या है। बंगाल की जनता इन लोगों को न केवल हिंदू या सनातन द्रोही मान रही है, वो इन लोगों को देशद्रोही मान रही है। इस बुआ भतीजे ने पीसी भाईपो चोर जो नारे लग रहे हैं सड़कों पे, जो गीत गाए जा रहे हैं, जो अच्छा एक बात बताइए सर, अगर ये पॉलिटिकल नारा होता और जनता नहीं होती तो बार में नाचने की क्या जरूरत है? क्लबों में उनको, लोगों को सड़कों पे कार्यकर्ता नाच सकते हैं, शादियों में नाचने की क्या जरूरत है? जो मैंने बुजुर्ग महिलाएं जो रिटायर्ड हैं, जिनके पास कमाई का कोई साधन नहीं, वो अपने जमा पूंजी से नारायण व्रत कर रही हैं इस सरकार के जाने का, जो जाने के बाद वो अपनी जमा पूंजी जिनसे उनकी जिंदगी चलनी है। आपको मालूम है बंगाल वो जगह है जहां विधवाओं के लिए बड़ा बहुत ही कष्टमय जीवन रहा, वैसे तो रहता ही है, लेकिन वहां आपने देखा होगा वृंदावन में ज्यादातर जगह बंगाल की महिलाएं बेचारी मिलती हैं। अगर वो बंगाल में रह रही है तो उसके बावजूद अगर वो उद्यापन कर रही है या व्रत के पूरा होने की बात कर रही है, तो आप सोचिए जनता के अंदर कितना गुस्सा था। ये गुस्सा बिल्कुल अलग गुस्सा है, बंगाल का गुस्सा है, और क्योंकि बंगाल की खबरें मैं अभी भी कह रहा हूं, इस देश के नेशनल मीडिया ने सायास छुपाई है। एक गैंग्स जो दिल्ली में बैठा, ठाकुर ताकुहा जैसे लोग, या जो यहाँ दिल्ली में बैठे हुए जो प्रेस क्लब, मैं मेंबर नहीं हूं उसका, मैं इस बात के लिए मुझे बड़ी खुशी होती है, और जो जो वहां बैठ के वो जो लाहिरी वायरी पता नहीं कौन कौन चुने जाते हैं, जो जो पूरे देश में इस देश को इसलिए मतलब मुझे लगता है कि 3-4 पैक के बाद तो इतना खतरनाक माहौल हो जाता है, वो देश के लिए चिंतित हो जाते हैं कि उनको बंगाल की खबर सुनने का कभी मौका ही नहीं मिला। वो इतने दुखी हो जाते हैं, नाली में ढूंढ के गरीब को ढूंढने लगते हैं। उनको कभी ये लिखा नहीं संदेश खाली में क्या होता था, उन्होंने कभी नहीं लिखा बहादुरिया में क्या हुआ, उन्होंने कभी नहीं लिखा देनगंगा में क्या हुआ। ये सब चीजें क्योंकि वो झूठ मक्कारी को यहाँ दिल्ली पे इम्पोज कर रहे हैं। ये इस मीडिया की खासियत थी बंगाल में। बंगाल में 2 तरह की बातें हो रही थी। एक बंगाल का जो एक हिस्सा है जो ममता बनर्जी के टुकड़ों पे पलता था, उससे पहले सीपीएम के टुकड़ों पे पलता था। दूसरा बंगाल की वो जनता है जो इससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती थी। वो सिर्फ बीजेपी से। 2 जी सवाल लास्ट में। सर। एक तो ये कि चूंकि टीएमसी टूट के कगार पर है, जो भी महिला घोष ने बयान दिया है, जो भी सुखेंदु शेखर राय ने बयान दिया है, उसके आलोक में भी और बाकी तमाम खबरें के इतने एमपी टूटने को तैयार हैं, उतने एमएलए टूटने को तैयार हैं, बहुत सारे एमएलए, बहुत सारे एमपी इनकी मीटिंग में नहीं आ रहे हैं। जब ये सब हो रहा है तो उनके तरफ से कोई निंदा का बयान भी नहीं आ रहा है। तो क्या ये टेस्ट भी कर रहे हैं क्या बुआ भतीजे कि देखें ऐसे मौकों पर कौन हाजिरी देता है, कौन हाजिरी नहीं देता है? वो देखना चाहते हैं पार्टी एकजुट है या नहीं, या वाकई टूटने के कगार पे पहुंच गई है? देखिए सर, पार्टी तो टूट नहीं जा रही। अभी अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं ना, उस वक्त मीटिंग है एक, तो लिखा गया झाड़ खाएंगे लोग। तो मैं लिख रहा था उसमें कि वो आएंगे कितने लोग झाड़ खाने? जो विधानसभा के प्रदर्शन में आपको दिखाई नहीं दिए, याद होगा बाहर 33 प्रदर्शन, उससे पहले जब घर मीटिंग हुई थी तब 10 गायब थे। जब अगले दिन विधानसभा में प्रदर्शन हुआ तो लगभग 33 गायब हो गए, वो ज्यादा गायब हो गए क्योंकि वो 80 में से सिर्फ 33 दिखे थे। उसके बाद जब शोभन देव भट्टाचार्य को उन्होंने नेता प्रतिपक्ष नहीं माना, तब आपने देखा होगा 18 से 20 ही रह गए थे। तो ये तो गायब होती हुई पर काकोली दास्तीदार नहीं आएगी, सुखेंदु राय नहीं आ सकते क्योंकि उनको गालियां ये भी देंगे, बाहर वो खाई चुके। अब सौगत राय आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं, उनको वो अंडे वैसे खा चुके।
तो ये देखने की जरूरत है कि ये कितने लोग आते हैं। दरअसल ये पार्टी कभी भी जैसे सर अभी की बात है, मैं आपको एक बात बताऊं, ये शायद दर्शकों को पसंद ना आए, लेकिन आज की डेट में जो बीजेपी को इन लोगों ने दिया है ये इमोशनल वोट है सर, ये काडर का वोट नहीं है, ये पार्टी की नीतियों का वोट नहीं है। वो लोग ममता को हटाना चाहते। बिल्कुल। अब बीजेपी वोट क्रिएट करेगी, जिस तरह से काम कर रहे हैं ना शुभेंदु, वो एक वोट क्रिएट कर रहे हैं, वो एक सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं पार्टी के लिए। उनके काम से लोग पार्टी में आएंगे, पार्टी का नरेशन करेंगे। वो इस तरह नहीं है जैसे योगी आए थे 2017 में, क्योंकि उससे पहले इस राज्य में कल्याण सिंह नींव डाल चुके थे। इसलिए मैं कह रहा हूं, इसका उदाहरण मैं इसलिए दिया क्योंकि 2011 में जब ममता बनर्जी आई तो वो ममता बनर्जी को नहीं चुन रहे थे, वो सीपीएम को हटा रहे थे। ममता बनर्जी ने उसके बाद बजाय इसके कि वो अपना वोट बैंक तैयार करती, ममता बनर्जी ने एक इस तरह का रास्ता अपना लिया कि 2018 में उसको जनता पर अत्याचार करना पड़ा। इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस राज्य में क्या सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि 33% पंचायत चुनाव पे कोई निर्दलीय ही खड़ा जीत गया, मतलब वो कोई खड़ा ही नहीं हुआ, निर्विरोध जीत गया। तो इसका मतलब है ममता बनर्जी 2018 तक राजनीतिक तौर पर निरंकुश बनी, और इसका मतलब वो ऑब्सलीट हो चुकी थी लोगों के जहन से। उसके बाद सिर्फ उनका आतंक काम करता रहा, जो 8 साल तक चला। इसीलिए मुझे दूसरा सवाल ये है, गलतफहमी है क्या ममता बनर्जी को कि इंडिया अलायंस में फिर से सक्रिय होंगी तो इंडिया अलायंस के लोग इनको अपना नेता मान लेंगे? दरअसल सर एक बात तो आपको, मतलब मैं तो मानूंगा आप माने, हालांकि आपने तो बहुत एक उसके तौर पे कवर किया कांग्रेस को, मतलब बीट के तौर पर। मैंने तो खैर बीट के तौर पर नहीं किया, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि कांग्रेस के पास अभी भी वो ढांचा तो है कि वो इस तरह की खरपतवार को नेता नहीं बनने देते। अभी भी वो राहुल को ही लेके चलते हैं सर। भाई 99 विधायक तो, वो एमपी तो सर कांग्रेस के पास ही है, चाहे हम और आप कुछ भी कहें। ममता 29 ही लेके आएगी, तो इसीलिए वो ममता को निपटा चुके। अब ममता मजबूरी में है। भाई अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप को यह कहने की जरूरत नहीं है ना कि उसको निकारागुआ के राष्ट्रपति का फोन आया था। निकारागुआ के राष्ट्रपति को यह कहने की बात है कि मेरे पास ट्रंप का फोन आया था। तो अभी ममता ने कहा, ममता ने बात की, ममता इंडी जाना चाहती है। कांग्रेस थोड़े इंडिया आना चाहती है। कांग्रेस तो ये चाहती है कि जो ममता का वोट बैंक है, जो मुस्लिम वोट बैंक है, उसको हम ये बता सके कि ममता बहुत छोटी चिड़िया है, बाज तो मैं ही हूं। तो इसीलिए ये ममता की मजबूरी है अपने को इसलिए बचाए रखना, क्योंकि अगर आज की डेट में चुनाव हो जाए तो ये जितने इनके एमपी है ना सर, ये जो इतनी बड़े बोले बातें कर रहे थे भगवान शिव के ऊपर कंडोम लगा के, जिसको ये लग रहा था कि वो बहुत ही बड़ी महान नेता हो रही थी, पाल धूल दे नैनों में, वो जमानतें उनको जब्त होना तो बहुत बड़े उनके लिए सम्मान की बात होगी। अगर वो प्रचार करने भी निकल जाए ना तो बहुत बड़ी बात होगी। मैं आपको बताऊं, अगर ये कोई पार्टी होती तो इसके तमाम एमपी जो हैं हार के तुरंत बाद अपने क्षेत्रों में आपको प्रचार करते हुए दिखते। एक नहीं दिख रहा, महुआ मोइत्रा यहां गाने बता रही है सागरिका घोष यहां घूम रही है, अपने पति के उसके जो पत्रकारिता के आइडिया को शार्प कर रही है। उसको लग रहा है कि इसको जरूरत है सीखने की पत्रकारिता, वहां नहीं घूम रही है, सड़क पे उतरे ना भाई। वो तो स्ट्रीट फाइटर थी ममता बनर्जी, कहां गायब होगी वो स्ट्रीट फाइटर? उसको तो एक दिन घर में नहीं बैठना चाहिए था। हमने तो यहाँ देखे हैं बहुत सारे। अखिलेश भी कोई इतने दिन तक हार के बाद नहीं रहे, अपना आराम से अगले दिन मीटिंग की, कार्यकर्ताओं के साथ बात की, उसके बाद 2-4 दिन बाद फिर बात नहीं की, फिर ठीक है अपना काम किया, नॉर्मल काम किया। क्यों? क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी तो थी, ये कोई पार्टी नहीं है सर। ये एक जिहाद को माफिया के साथ मिक्स करके ममता ने नया कॉकटेल बनाया था, वो कपूर की तरह उड़ गया। नंदीग्राम से कैंडिडेट उतारने की हिम्मत करेगी ममता बनर्जी? देखिए कैंडिडेट तो उतरेगा, ममता बनर्जी नहीं उतरेगी।
वरना सारे कार्यकर्ताओं ने उसके यही कहा था उस दिन मीटिंग में कि अब नंदीग्राम जाओ, लड़ो। भाई शुभेंदु तो उसके घर में आके लड़ा ना सर। ममता बनर्जी जितनी बार सांसद रही हैं भवानीपुर से कभी नहीं हारी। पार्लियामेंट में कितनी बार गई हैं? 6-7 बार गई हैं, एक बार नहीं हारी। भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी उसमें आती है। भवानीपुर से 2011 में जीती, 16 में जीती, 21 में उनका दिमाग खराब हो गया। उनको लगा मैं शुभेंदु को ऐसे की तैसी कर दूंगी, ये कर दूंगी। वही मैंने कहा ना, रोटी नहीं तो केक खाओ। मैं इसीलिए बोलता हूं, लोग इस बात को भी वो नहीं, मैं इसीलिए बोलता हूं कि 2016 में ममता बनर्जी राजनीतिक तौर पर खत्म हो चुकी। उसके बाद वो सिर्फ आतंक और हिंसा के तौर पर थी। वो इसी फॉर्मूले को लेकर नंदीग्राम गई, हार गई। उसके बाद वापस उपचुनाव लड़ी, फिर जीती भवानीपुर से। लेकिन आप ये सोचिए, वो भवानीपुर से ही हार गई, इसका मतलब वो पॉलिटिकली खत्म हो गई। तो नंदीग्राम में तो जाने का मतलब ही नहीं होता। वो एक इसी तरह का कैंडिडेट ढूंढेंगी। अबू सुफियान ने मना कर दिया। वो सुफियान जो उसका मेन आदमी है, जो 2021 के कत्ल में था, जो बीजेपी कार्यकर्ताओं के, फिर बाद में उसके घर में भी गया। मतलब ममता बनर्जी का वही मेन पोलिंग एजेंट होता था। तो उसने मना कर दिया। आपको मालूम है उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि मैं राजनीति से दूर जा रहा हूं। हमने 900 चूहे खाने वाली कहावत सुनी थी उस दिन। हमको सुफियान को देख के मुझे लगा इसी के लिए लिखी गई थी, वो बहुत साल पहले। धीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। और दर्शकों से निवेदन है, आपको अगर ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर कर लें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। धीरेन जी का चैनल आप जानते हैं कि धीरेन्द्र पुंडीर न्यूज़ पॉइंट, उसको भी सहयोग करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन जी, थैंक यू सो मच, नमस्कार।